नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल प्रयास टू वे ऑफ लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 8 का हिस्ट्री और मैंने लिया है चैप्टर नंबर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। आज हम इस चैप्टर के समरी और एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं वक्त आपका बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मेरा वादा है दोस्तों कि आपको मेरी समरी और एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ये तो शुरुआत करते हैं समरी से। वी यूज़ बिफोर एंड आफ्टर फॉर द पास्ट टाइम और वी एडेड अ डेट फॉर इट। देखिए, जब समय बीतता जाता है तो हम उसके लिए पहले और बाद में जो है उसके लिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और उसके साथ एक तारीख जोड़ते हैं। It's all about history. When British government ruled in India, there was no harmony, equality, freedom as they overtaken our country politically, physically, traditionally, which called colonial. देखिए, ये सब इतिहास के ही बारे में है। मतलब जो भी चीज़ें बीतती जाती हैं वो इतिहास बनता जाता है। आज हमारे आसपास जो भी चीज़ें वो सब इतिहास से जुड़ी हुई होती हैं। जब ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर शासन था भारत में, उस समय भारत में एकता नहीं थी, न एकता थी, स्वतंत्रता, आज़ादी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने हमारे देश पर जो है राजनीतिक, भौतिक और पारंपरिक रूप से हमारे देश को हथिया लिया था, उसको ओवरटेक कर लिया था, जिसे हम कॉलोनियल कहते हैं। इसको मैंने आपको बताया है, कॉलोनियल का अर्थ उपनिवेश होता है। There was a Scottish economist and political philosopher James Mill who wrote History of India and divided history into 3 parts: Hindu, Muslim and British। एक देखिए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, एक स्कॉटिश यानी कि स्कॉटलैंड के रहने वाले लोगों को हम स्कॉटिश कहते हैं। तो ये स्कॉटलैंड के रहने वाले एक अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक दार्शनिक थे जिनका नाम जेम्स मिल था। इन्होंने जो है भारत का इतिहास लिखा था, हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक किताब लिखी थी और इसके इतिहास को 3 भागों में बांटा था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अकॉर्डिंग टू मिल, एशियन सोसाइटीज़ वर पुअर एंड नॉट सिविलाइज्ड। मिल के अनुसार एशियन सोसाइटी जो थी, यानी कि जो एशिया की सभ्यता थी, यहाँ का समाज था, बहुत ही गरीब और असभ्य था। इट कैन नॉट प्रोग्रेस विदाउट यूरोपियन मैनर्स, इंस्टीट्यूशंस, लॉज। देयर वॉज अ रूल ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम डिपोर्ट्स। देखिए, जो है उनका मानना था मिल का कि यहाँ भारत उन्नत तब नहीं कर सकता, भारत में उन्नति नहीं हो सकती जब तक यहाँ यूरोपियन मैनर, वहाँ की संस्थाएं और कानून न लागू हों। और उन्हीं के अनुसार मिल ने कहा था कि यहाँ पर ब्रिटिश शासन के पहले हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का राज्य चलता था। मिल सजेस्टेड दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड बी कॉन्क्वर द टेरिटरीज ऑफ इंडिया दैट इट विल बी डेवलप्ड। और उन्होंने ये राय दी थी कि ब्रिटिश सरकार को जो है भारत के सारे क्षेत्रों को, इलाकों को जीत लेना चाहिए ताकि ये विकसित हो सके। They believed that every policy, plans, decision, agreement should be written and preserved for their long use। उनका विश्वास था, यानी कि यहाँ पे ब्रिटिश के लिए यहाँ यूज़ हुआ है दे। उनका विश्वास था कि जितने पॉलिसी, प्लान्स, जो फैसले होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, जो अनुबंध होते हैं, योजनाएं होती हैं, इनको लिखना चाहिए और सुरक्षित करके रखना चाहिए ताकि हम इसका लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें। देयर वॉज रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ईच ऑफिसेज। प्रत्येक ऑफिस के साथ एक उसका रिकॉर्ड रूम अटैच्ड होता था जिसमें सारे रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखा जाता था, जैसे आर्chives और म्यूजियम्स। Some surveys had done to know the cropping pattern, topography, culture, religions in India that they can administer well. Surveys were zoological, anthropological, botanical and forest surveys। देखिए, मैं आपको इसकी मीनिंग बताती हूँ। कुछ सर्वे किए जाते थे ब्रिटिश शासन के द्वारा। उनका ये फंडा था कि वो जहाँ भी शासन करना चाहते थे तो पहले वहाँ का सर्वे कराते थे, निरीक्षण कराते थे। तो वो भारत में भी उन्होंने सर्वे कराया था। यहाँ का जो क्रॉपिंग पैटर्न है, फसल उगाने के तरीके, यहाँ स्थल की, लैंड का शेप कैसा है, स्थल की आकृति जिसको हम टॉपोग्राफी कहते हैं, यहाँ का संस्कृति और धर्म, कल्चर एंड रिलीजन। और इसलिए ऐसा करते थे ताकि वो यहाँ पर अच्छे से शासन कर सके। और जो सर्वेस थे वो थे जूलॉजिकल यानी पूरा जीव विज्ञान जिसमें प्लांट एनिमल्स सब आते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल जो ह्यूमन से रिलेटेड है, मानव शरीर से संबंधित या मानव समूह से। बॉटनिकल यानी जितने वनस्पतियाँ हैं, प्लांट्स हैं। एंड फॉरेस्ट सर्वेज और वन, ये सारी चीज़ों के सर्वेज होते थे।
सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल के बाद जो है जनगणना होती थी, जो आज भी होता है. Only official records can be read, but there is no record about other people who lived in other regions, the poor people and peasants. देखिए, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है म्यूज़ियम में, आर्चिव्स में या कहीं भी या ऑफिसेज में, हम सिर्फ हमारे पास सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड है, हम उसी को पढ़ सकते हैं. लेकिन जो गरीब लोग थे, गरीब तबके के लोग थे, अन्य देशों में अन्य लोगों के विचार क्या थे, उनके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है. हमारे पास कोई भी क्ल्यू उनके बारे में नहीं है. इसके लिए हमें कहीं और देखने की ज़रूरत पड़ती है. तो दोस्तों, इसी के साथ ये समरी समाप्त होती है. चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स. क्वेश्चन की मीनिंग ये है कि जो जेम्स मिल के द्वारा सुझाव दिया गया था पीरियडाइजेशन का, काल विभाजन का, उसमें क्या समस्याएं थी. तो चलिए इसका आंसर देखते हैं. जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. देखिए, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश. दिस पीरियडाइजेशन वाज वेरी डोमिनेटिंग बिकॉज इट वाज अफेक्टेड विद यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज वेयर देयर वाज नो इक्वलिटी एंड यूनिटी. देखिए, जो इनका विभाजन था ये किससे प्रभावित था? ये बहुत ही डोमिनेटिंग था. डोमिनेटिंग यानी कि प्रभुत्व. तो इन विचारों में उन्हीं का प्रभुत्व था और ये यूरोपियन मैनर्स, आर्ट, वहाँ की कला, सब कुछ यूरोप का ही था. वहाँ की संस्था और कानून से प्रभावित था, जहाँ पर एकता नहीं थी और ना ही समानता थी. चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं. वाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स. देखिए, जो ब्रिटिश सरकार थी वो डॉक्यूमेंट्स को संरक्षित करके क्यों रखते थे, जो भी उनके रिकॉर्ड्स होते थे. तो इसका आंसर है ब्रिटिश बिलीव दैट एवरीथिंग शुड बी रिटन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन एट्सेट्रा एंड प्रिजर्व्स दैट दे कैन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड. देखिए, ब्रिटिश सरकार का मानना था, उनका विश्वास था कि सारी चीज़ें, जो प्लान, पॉलिसी, योजनाएं होती हैं, जो फैसले होते हैं, ये सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए और इनको संरक्षित करना चाहिए ताकि हम इसका लंबे समय तक प्रयोग कर सके जब भी इसकी ज़रूरत पड़े, और इस पर जो अच्छे से बहस किया जा सके और इसका अध्ययन किया जा सके. 3 की तरफ चलते हैं. हाउ विल इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट्स. तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो रिपोर्ट जो है पुलिस रिपोर्ट थी उसमें और पुराने अखबारों की इंफॉर्मेशंस में, सूचनाओं में अंतर क्यों था, जो भी हिस्टोरियंस के द्वारा हमें प्रोवाइड है आज, इन दोनों में अंतर क्या था. द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू अ पुलिस रिपोर्ट मे बी डिफरेंट बिकॉज अ पुलिस कलेक्टेड इंफॉर्मेशंस ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस एंड फैक्ट्स. देखिए, पहले बात करते हैं पुलिस की. तो पुलिस की रिपोर्ट में फ़र्क इसलिए होगा क्योंकि पुलिस जो है साक्ष्य के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है, सारी इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं को इकट्ठा करती है. एविडेंसेस और फैक्ट्स के आधार पर, यानी कि तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर. वाइल न्यूज़पेपर might not show the whole information and it's written by new reporters and editors point of view. तो जो अखबार होते हैं वो पहले तो पूरी सूचनाएं हमको नहीं दर्शाते हैं, उसमें हमें पूरी सूचनाएं नहीं मिलती. और देखिए, अगर हम न्यूज़ डिपार्टमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाता है लोगों का, तो नए नए एडिटर बनते रहते हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है, उनके विचारधाराएं यहाँ पर अलग हो जाती हैं. चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट डिड द रिकॉर्ड डिड नॉट टेल अस. यानी कि रिकॉर्ड्स हमें क्या नहीं बताते हैं, जो भी अभिलेख हैं. आंसर है दीज रिकॉर्ड शोज ओनली द ऑफिशियल थॉट, पीपल इंटरेस्ट, यूरोपियन विशेज एंड प्रॉस्पेरिटी. ये जो भी रिकॉर्ड थे तो यूरोपियन द्वारा बने हुए थे, तो उनके खाली यूरोपियन की विचारधाराएं, उनकी क्या इच्छाएं थीं, उनको क्या पसंद था, वो क्या सोचते थे, उनकी इच्छाओं के बारे में हम सिर्फ जानते हैं, उनकी समृद्धि के बारे में हम जानते हैं. देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट पुअर पीपल एंड पीजेंट्स एंड अबाउट अदर पीपल हु लिव्ड इन अदर कंट्रीज़. लेकिन उनके बारे में कोई सूचना नहीं है, जो लोग गरीब थे, गरीब वर्ग के लोग थे, किसान थे, और जो दूसरे देशों में लोग रहते थे, उनके बारे में कोई भी सूचना नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5, नेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल. तो सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स.
क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द लास्ट वाइस रॉय, यानी लास्ट वाइस रॉय कौन था, सबसे आखिर में, अंत में लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ अ कॉलोनियल, यानी कि उपनिवेश क्या है, मैंने आपको बताया था, मैं फिर से बता रही हूँ। व्हेन अदर कंट्री overtake our country and slowly taken away our rights through their dominating powers. As a result, some political, physical, economical changes occurred, which called colonial. यानी कि जब कोई दूसरा देश हमारे देश पर हावी हो जाता है, हमारे सारे अधिकार छीन लेता है और धीरे धीरे सारे हमारे अधिकार, यानी कि जैसे हमारी जो भी संस्कृति है, परंपरा है, उसको छीन लेता है अपने डोमिनेटिंग पावर से, और उसके पास जो भी शक्तियाँ होती हैं उस अपने प्रभुत्व द्वारा, और इसके परिणामवश क्या होता है, हमारे देश में जो है पॉलिटिकल, फिजिकल, इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं, यानी कि राजनीतिक, भौतिक और आर्थिक रूप से जो बदलाव आते हैं, इसी को हम कॉलोनियल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द सर्वेज डन बाय ब्रिटिश, तो उन सर्वेज के नाम बताने जो ब्रिटिश द्वारा किए गए थे। जूलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, बॉटनिकल एंड फॉरेस्ट सर्वेस, तो ये सारे उनके नाम हैं सर्वेस के। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिड द सेंसस ऑपरेशंस हेल्ड, तो सेंसस ऑपरेशंस कब होते थे, तो इसका आंसर है इट सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, यानी हर 10 साल बाद होते थे। क्वेश्चन नंबर 10, हु वर कॉलीग्राफिस्ट, तो कॉलीग्राफिस्ट कौन होते थे, जिनकी सुंदर हैंड राइटिंग होती थी। कॉलीग्राफिस्ट वर those who specialized in the art of beautiful writing by the middle of 19th century, तो इनकी राइटिंग जो है, लेखन बहुत सुंदर था इनका, तो मिडिल सेंचुरी में 19वीं शताब्दी के मध्य में इनके बारे में जो है उल्लेख किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डिड द सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट, यानी कि सर्वेज जो है बहुत महत्वपूर्ण क्यों हो गए, जो सर्वेक्षण किया जाता था। आंसर है It became important because the British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. क्योंकि ब्रिटिश सरकार का मानना था कि किसी भी देश पर शासन करने से पहले उसका अच्छे से निरीक्षण करना चाहिए, ताकि वहाँ अच्छे से शासन हो सके। हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। नहीं, गलत है ये, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नंबर 2 है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पीपल ऑफ द कंट्री थिंग, यानी कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए थे, ये हमें दूसरे देश के विचारों के बारे में भी समझने का अवसर देते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है, हम उनके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं है, सिर्फ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ये फॉल्स है। थर्ड है द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रिटिश शासकों का विचार था कि जो सर्वेज होते थे वो बहुत ही इफेक्टिव होते थे, बहुत ही प्रभावशाली होते थे एक प्रभावशाली शासन के लिए, तो ये बिल्कुल ट्रू है। 4 है लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द लास्ट वाइस रॉय, तो बिल्कुल सही है, लास्ट वाइस रॉय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, ट्रू है। नंबर 5 द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द 1930, तो ये फॉल्स है, क्योंकि नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया जो है ये 1920 में आई थी। नंबर 6 मिल थॉट दैट इंडियन सोसाइटी वॉज पुअर, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मिल का विचार ये था कि एशियन सोसाइटी पुअर है, ये ट्रू है। नंबर 7 कॉलीग्राफिस्ट नोन फॉर देयर गुड हैंड राइटिंग, तो ये ट्रू है, क्योंकि कॉलीग्राफिस्ट की राइटिंग्स बहुत अच्छी होती थी। इसी के साथ ये एक्सरसाइज एंड होता है यहाँ पे, और नेक्स्ट हमारी लास्ट एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ डैश वॉज इम्पॉर्टेंट, तो किस चीज़ को वो बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, रीडिंग, प्रिंटिंग और राइटिंग, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सी, राइटिंग। नंबर 2 सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड आफ्टर एवरी डैश ईयर, तो सेंसस ऑपरेशन जो जनगणना थी कितने साल बाद होती थी, 5, 10, 15, तो बी जो है यहाँ सही है, 10 ईयर्स करेक्ट है। नंबर 3 जेम्स मिल वॉज अ डैश इकोनॉमिस्ट, तो किस तरह के अर्थशास्त्री थे, कहाँ के थे, यूरोपियन, फ्रेंच, स्कॉटिश, तो नंबर 3 सही है, स्कॉटिश थे वो। नंबर 4 डैश वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो सबसे पहले गवर्नर जनरल थे कौन, हेस्टिंग्स, लिटन, रिपन, ए ऑप्शन सही है, हेस्टिंग्स। नंबर 5 बाय द मिडिल ऑफ डैश सेंचुरी द प्रिंटिंग स्प्रेड, प्रिंटिंग कब आई थी,
19th सेंचुरी में, 18 में या 16 में? तो इसका करेक्ट आंसर है 19। तो दोस्तों इसी के साथ ही मेरा ये वीडियो समाप्त होता है, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं, मैं आगे बढ़ती रहूँगी और आपकी मदद के लिए हमेशा आगे आऊँगी। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पर और मेरी वीडियो को देखते रहिए। इसका डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें पार्ट 1 का लिंक मैंने मेंशन किया है, तो उसके सहायता से आप उसको देख लीजिएगा। और लोगों से मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए मैं लेती हूँ अलविदा, धन्यवाद।